प्यारे परीक्षार्थी, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारी जबरदस्त तड़कते फड़कते जानदार और शानदार सेशन में, जहां पर हम फिर से एक बार विज्ञान की जो बीपीएससी की तैयारी करे, जो बीपीएससी तैयारी 4.0 देने वाले उन सभी के लिए विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर हम पूरे के पूरे बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी का एनालिसिस करते करते आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा आज का चल रहा है 8वां सेशन। कौन सा चल रहा है? 8वां सेशन। और उसके बाद जो है एक बढ़िया सी मैराथन लेंगे, जहां पर सभी लोग रिवीजन के लिए आ जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास के ऊपर। उसके पहले एक जबरदस्त मोटिवेशन आप सभी के लिए, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और एक बहुत ही बढ़िया इंसान और वैज्ञानिक जिनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी एक वर्ड आपके लिए छोड़ कर रखा है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आपको जलना भी सीखना चाहिए, कि जब तक आप अपनी मेहनत की आग में तपोगे नहीं, तब तक आप में वो चमक नहीं आएगी जिस तरह से आप इस सूरज में देख रहे हो। अगर आप तपना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं इस हमारे टीम परीक्षा के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप सभी के लिए बीपीएससी सीडीपीओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आप देख पा रहे हो, ये आपके चाचा जी के बड़े चाचा जी और उनका लड़का है भाई साहब। आपके बड़े चाचा जी का लड़का है भाई साहब। वो थोड़ा सा शॉक हो गया है कि क्वेश्चन मुझ पर कैसे क्या पूछ लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन है वो चाचा जी का जो आंसर बताने वाले हैं। चलिए सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। माने कि यहाँ पे आपको सिंपल सा पूछा गया है कि पादप कोशिका है ना। अब सिंपल सी बात है, मैंगो प्लांट मतलब हो गया आपका पादप हो गया, और वही अगर मैं मंकी मान की बंदर बोल रहा हूं, वही हमारी जाति का है भाई साहब, मैमल है ना, एनिमल है। तो अब ऐसे पादप और जो जंतु कोशिका है उनमें समानता क्या है वो पूछी गई है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे बोलेंगे हम सेल मेम्ब्रेन, जिसे बोलेंगे हम, जी बिल्कुल, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा है। चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक एक कर लिख के बताएंगे, क्लोरोप्लास्ट किसकी कोशिका में पाई जाती है? पादप कोशिका या जंतु कोशिका? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट जनरली आपके पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। ये सेंट्रियोल जो होती है भाई साहब, ये किन के अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है जनरली आपकी जो जंतु कोशिका होती है उनके अंदर पाई जाती है, जो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन वो काम में आती है। और उसी तरह से अगर मैं कोशिका भित्ति की बात करता हूं, तो कोशिका भित्ति भी जनरली आपको पादप में ही पाने को मिलती है। माने कि यहां पे जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपके प्लांट और एनिमल इन दोनों की कोशिकाओं में मिलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? जस्ट इमेजिन कीजिएगा, देखते कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि भाई साहब ये जो है आपकी पादप कोशिका है, ठीक है, ये सबसे ऊपर की जो झिल्ली है इसे हम क्या बोलेंगे जी? इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलते हम सेल वॉल। इसे क्या बोलते हैं हम? सेल वॉल। और इसी कोशिका के अंदर आपको क्या मिलेगा जी? ये रहेगा आपका सेल मेम्ब्रेन रहेगा। एक बात मुझे बताइए, अगर इस पादप कोशिका से मैंने सेल वॉल को हटा दिया, अगर मैंने कोशिका भित्ति को हटा दी, तो मुझे क्या मिलेगा? ये भी क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। चलिए बताइए जी। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया। अगर मैंने पादप कोशिका से सेल वॉल को हटा दिया, माने कि कोशिका भित्ति जो है उसको अगर हटा दिया, तो हमें क्या मिलेगा जी? बहुत बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं। इसे बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को क्लियर है? चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये रही कुछ चीजें जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूंगा क्लोरोप्लास्ट की, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी एपेरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ईआर के नाम से जानते हैं, राइबोसोम, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। बराबर है? पर उसी तरह से मैं अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करूंगा, सिर्फ आपको पादप कोशिका में मिलेगी। मैं अगर सेंट्रल वैक्यूल की बात करूंगा तो आपको पादप कोशिका में मिलेंगी। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे, यहां पर जो आपको मैक्सिमम खाली पोर्शन नजर आ रहा है, ये है आपकी रिक्तिका।
किसकी है? रिक्तिका। और ये रिक्तिका का साइज, जो आकार सर्वाधिक होता है वो पादप में पाया जाता है, बड़ा होता है। और वही अगर मैं जंतु कोशिका की बात करूंगा तो छोटे छोटे डॉट जो आपको नजर आ रहे हैं ये है आपकी उनकी रिक्तिका है। क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए जी, देखते हैं कितने लोग जो इसका सही उत्तर कर पाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि नीचे के जितने भी वर्णन दिए गए समुच्चय को अच्छे से पढ़े और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है जंतु कोशिका को जो है निर्देशित करता है, जंतु कोशिका को निर्देशित करता है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी ऑल। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है क्या जी? नहीं होती है। सेल वॉल होती है क्या जी? नहीं होती है। उसके बाद यहां पे देखिए क्लोरोप्लास्ट आ रहा है, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। और यहां पर सभी लोग, मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दे दिए जी। थोड़ा सा ध्यान से भाई साहब, ए भाई थोड़ा देख के चलो, है ना, आगे भी नहीं पीछे भी देखना है, बाजू आजू और ऊपर नीचे भी देखना है। थोड़ा सा भी अगर गलती हो गई, आपने सामने देखा नहीं और ना ही आखिरी में देखा, सीधा ए बोल दिया, तो याद रखेगा सेल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम और क्रोमोसोम, ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा जी। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि कौन सा पार्ट नहीं है न्यूक्लियस का, केंद्रक का पार्ट नहीं है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? एक बताओ, राइबोसोम, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस एंड जीन्स। बहुत बहुत बढ़िया जी। जिन जिन लोगों ने राइबोसोम को छोड़कर आंसर किए सभी का गलत है। जिन जिन लोगों ने राइबोसोम को छोड़कर आंसर किए सभी का गलत है। मैंने कांग्रेचुलेशन, आप भाई साहब 2 करोड़ रुपए जीत गए हो। पैसे बांटो भाई साहब या खुशियां मनाओ। अरे गधो, मुझे बताओ जीन्स कहां पर होता है? न्यूक्लियस का पार्ट होता है। क्रोमोसोम किस में होता है? भाई साहब क्रोमोसोम में ही आपको जीन्स मिलेंगे। और न्यूक्लियस का मतलब ही होता है कि जो केंद्रक के अंदर होता है। अब बताओ कौन कौन गधे बने? अब बताओ कौन कौन गधे बने? सिंपल सा क्वेश्चन था भाई साहब। अब राइबोसोम कार्य कौन सा करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली मशीन है हमारी कोशिका की, प्रोटीन बनाती है। सर ये कहां पर होती है? फिर यहां पे न्यूक्लियस का पार्ट नहीं पूछा गया है। आप सभी लोग आंसर करेंगे। देखो अगर मैं बात करता हूं हमारे पूरे कोशिका की, ठीक है, अगर मैं सेंटर मान के हमारा न्यूक्लियस को अगर इस तरह से बड़ा करके दिखाओ, यहां पे जो आपको धागे नजर आ रहे हैं ये क्या है जी? क्रोमैटिन फाइबर। क्या है? क्रोमैटिन फाइबर। और उसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? जीन्स होता है। और यहां पे जो आपको जो है भाई साहब ये सेंटर नजर आ रहा है ना, न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसी में आपको ये जो बॉडी नजर आ रही है कुछ इस तरह से होती है। इसे क्या बोला जाता है? कोई बता सकता है क्या? इस तरह से बॉडी का स्ट्रक्चर जो है इसमें अरेंज होता है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है अंतद्रव्य जालिका। अंतद्रव्य जालिका बोला जाता है। इसे बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे भाई साहब डॉट डॉट होते हैं। और यही डॉट का मतलब क्या है? यही जो छोटे छोटे डॉट आपको नजर आ रहे हैं यही है हमारा राइबोसोम। यही है आपका राइबोसोम। तो एक बात मुझे बताओ, ये राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर है क्या जी? बिल्कुल भी नहीं है, ये न्यूक्लियस के बाहर है। कहां पर है जी? ये होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। सबको समझ में आ गया है जी? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपको। राइबोसोम ये नाम आ ही गया है, राइबोसोम ये नाम आ ही गया है, तो सभी लोग मुझे बताएंगे राइबोसोम के ऊपर बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करता हूं यूकैरियोटिक्स की और अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक्स की, तो सभी लोग मुझे लिख के बताएंगे यूकैरियोटिक के अंदर और प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन से नंबर का राइबोसोम होता है। चलिए जी सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, सभी को पता है।
सरफराज अनवर जी बोले कि सर थोड़ा तेलुगु और तमिल में भी पढ़िए। वैसे मैं वो अगर पढ़ूंगा तो आपको सब जिलेबी जिलेबी ही नजर आने वाली है। ठीक है, हाँ तो बहुत बढ़िया जी, सभी लोगों ने आंसर दे दिया। यूकैरियोटिक्स के अंदर जो है 80s नाम का होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर 70s नाम का होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बिहार प्री के एग्जामिनेशन पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर करेंगे। चलिए बताइए जी। तनिक बोलिए, हम कल बोल के बताएंगे आपको। ठीक है, एक्चुअली मैं तो आपकी भाषा समझने के लिए यहां पर आया था, आपकी भाषा मुझे बहुत बढ़िया लगती है ना। चलो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम पाया जाता है और ये होता है आपका 70s नंबर का। कौन सा होता है? 70s नंबर का होता है, सभी को पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते, इसका भी आंसर कर देंगे जी। बताओ इसका आंसर क्या है? ओके चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते। चलो यहां पर सभी लोग ध्यान में देंगे। देखिए ये RHW विटाकर साहब जी का पूरा पूरा क्लासिफिकेशन जस्ट मैंने अभी पेड क्लास में कंप्लीट किया है। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स ऐसे दो भागों में विभाजित होने वाले ये जो हमारे जीव होते हैं, कैसे होते हैं आपको सभी को पता है। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलो छोटे मोटे क्वेश्चन जो हमारे इस क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछे जाएंगे, सभी लोग एक बार आंसर करेंगे। चलो बताओ, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? यस और नो? नो। आंसर क्या आना चाहिए? नो। और वही अगर यूकैरियोटिक की बात हो रही है तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है क्या जी? यस होता है। क्या? यस होता है। और उसी तरह से मोनेरा में आने वाला सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जीव कौन सा है? वो होता है आपका जीवाणु। कौन सा होता है? जीवाणु। उसी तरह से यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में विभाजित होने वाले ये आपके यूकैरियोटिक्स होते हैं। तो यूनिसेल्युलर में पाया जाने वाला एकमात्र जो जीव वर्ग है उसे बोलते हैं हम प्रोटिस्टा, माने कि इसे ही बोलते हैं हम प्रजीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजीव बोलते हैं। यहां पर पाए जाने वाले सभी के सभी जीव आपके एक कोशीय रहेंगे, माने कि यूनिसेल्युलर रहेंगे। मैं अगर मल्टीसेल्युलर की बात करता हूं तो इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है सेल वॉल के साथ और एक होता है विदाउट सेल वॉल के साथ। चलो सभी लोग एक साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हम मानव, आप भी मानव हो, मैं भी मानव हो, शायद बंदर हमारे जो है मामा जी लगते होंगे, कोई बात नहीं है। तो एक बात मुझे बताओ, बंदर हमारा मामा और भाई साहब हम जो मानव है हम कौन से ग्रुप में आएंगे? विदाउट सेल वाले या विदाउट विथ सेल वॉल वाले? चलो सभी लोग आंसर करेंगे जी। कहां पर आएंगे हम कहां पर आते हैं? हम यहां पर आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। कहां पर आते हैं? एनिमेलिया में आते हैं। और उसमें भी अगर आपको बोलूं कि इस जंतु जगत में कौन से वर्ग में आते हैं? हम आते हैं स्तनधारी जीवों में आते हैं। किस में आते हैं जी? स्तनधारी जीवों में आते हैं, माने कि मैमल्स में आते हैं। क्लियर है? और उसी के साथ साथ जो पादप आते हैं वो आते हैं आपके सेल वॉल में। प्लांट्स के ऊपर सेल वॉल कौन सा होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे जी। उसी तरह से फंगी माने की कवक, ये भी आता है आपके किस में? विथ सेल वॉल वाल में आता है, माने कि कोशिका भित्ति वाले में आता है। इसके ऊपर कोशिका भित्ति किसकी होती है जी? वो होती है आपकी काइटिन की होती है। किसकी होती है? काइटिन की होती है। और सेल वॉल प्लांट के ऊपर किसकी बनी होती है जी? वो बनी होती है आपकी सेलुलोज से बनी होती है। और उसी तरह से सभी लोग मुझे लिखकर बताएंगे ऐसा कौन सा फूल है जिसमें सेलुलोज की मात्रा 90% से भी ज्यादा होती है? उस फूल को क्या बोलेंगे? उस फूल का नाम, और वो फूल हमारी दुनिया का सबसे ज्यादा डिमांडेड फूल है। अगर वो फूल ना हो तो भाई साहब सब लोग नंगे हो जाएंगे। चलो बताओ, माने कि जिस तरह से हमारा जिम्नोस्पर्म होता है ना नेकेड बीज वाला, वैसे हो जाएंगे सभी लोग, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा यही वो फूल है। बोलते ना इंसान की 3 जरूरतें होती है, कौन सी होती है जी? खाना, कपड़ा और मकान। बराबर है? खाना, कपड़ा और मकान। खाना, उसके बाद सेकंड आता है कपड़ा। ये कपड़ा जिससे बनता है वो फूल, उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है कॉटन। कॉटन माने कि कपास का फूल सबसे डिमांडेड फूल है पूरी दुनिया का। ठीक है? और यहाँ पे भाई साहब अभी तक वैलेंटाइन गया है नहीं, सभी रोज रोज बोल रहे हैं। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित है? चलो बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर रखेंगे सभी लोग। और ये क्वेश्चन बता दो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित है? तो इसका आंसर वाह, शाबाश। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए और बी मारा है भाई साहब, एक बात मुझे बताओ, ये स्पायर वगैरह और अमीबा पता है कौन से ग्रुप से आते हैं? और यहां पे आपने एक नाम सुना होगा, ये वाला आपका सही उत्तर रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, ई कोली कितने लोगों ने नाम सुना है? ई कोली बैक्टीरिया, हमने इसके बारे में पढ़े हैं जी। ई कोली बैक्टीरिया, इसके बारे में हमने पढ़े हैं। हम बोलते हैं कि ई कोली बैक्टीरिया जनरली जितने भी जीव है उन कुछ जीवों के आंतों में पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए, शरीर के लिए अच्छे होते हैं। और यही यहाँ पे जो ई लिखा है ना, इसका ही लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे लिखा दिया है, इसे रिचिया, उसका नाम क्या है? इसे रिचिया उसका सही नाम रहेगा, ठीक है। ई का लॉन्ग फॉर्म लिख दिए तो भाई साहब कंफ्यूज हो गए। तो इसका आंसर ये क्या है जी? बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया कौन से ग्रुप से आता है? मोनेरा ग्रुप से आता है। कौन से ग्रुप से आता है? मोनेरा ग्रुप से आता है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? माइकोप्लाज्मा अन्य प्रोकैरियोटिक से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कौन सी संरचना नहीं होती है? फिर से एक बार एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, देखते हैं कितने लोग जो इसका सही उत्तर कर पाते हैं। माइकोप्लाज्मा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोकैरियोट्स बिकॉज इट लैक्स विच स्ट्रक्चर। तो पहली बात तो मुझे बता देंगे कि ये माइकोप्लाज्मा क्या है जी? माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जिसे बोलेंगे हम जीवाणु है। इसकी खासियत ये है कि ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है। और इसका मतलब यह है, हमने पढ़े हैं कि जनरली जो जीवाणु होते हैं इनके कोशिका के ऊपर क्या होता है जी? सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल होता है, माने कि कोशिका भित्ति होती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सी कोशिका भित्ति होती है बैक्टीरिया के कोशिकाओं के ऊपर। चलो देखते हैं कितने लोग जो इसका सही उत्तर कर पाते हैं। इसका आंसर तो ऑब्वियसली आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। क्या रहेगा? बी रहेगा। और यहां पे जो कुछ लोगों ने बोला है कि न्यूक्लियस, देखो पहली बात तो उन्होंने प्रोकैरियोट्स के बारे में बोला है, तो ऑब्वियस है प्रोकैरियोट्स में वैसे भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो वो तो छोड़ ही दो। बचा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और सेल ही बचा था। सेल वॉल, तो सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता, ये आपका सही उत्तर रहेगा। और बहुत बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं। वो होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। और ये कोशिका भित्ति जो है इसके कोशिकाओं के ऊपर नहीं होती है, और इसीलिए ये मोनेरा में आने वाले जितने भी बैक्टीरिया है उनसे इनको अलग करती है। क्लियर है सभी को? चलो बहुत बहुत जी, बिल्कुल। PPLO उसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या फॉर्म है उसका? इसे ही बोला जाता है PPLO बोला जाता है। क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया। तो कोशिका के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका पूछूं, सभी लोग इसका आंसर करेंगे? सभी लोग ठीक है। अगर मैं मानव तंत्र की बात करूंगा, मानव शरीर के बारे में, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, और उसी तरह से सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एक एक करके। अगर मैं दुनिया के सबसे बड़ी कोशिका की बात करता हूं तो वो कौन सी रहेगी जी? वो रहेगी आपकी शुतुरमुर्ग की रहेगी। किसकी रहेगी? शुतुरमुर्ग का जो एग होता है, जो अंडा होता है, जो ओवम होता है भाई साहब, वो सबसे बड़ा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वही अगर मैं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करूंगा तो वो होता है आपका स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे जी? शुक्राणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्राणु बोलेंगे। और वही अगर बड़ी कोशिका की बात करूंगा तो वो होता है आपका ओवम, माने कि अंडा, जो फीमेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका बात करूंगा तो वो होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। उसे ही क्या नाम बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्लियर है जी? चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलिए। और ये आप देख पाते हो कि माइकोप्लाज्मा की ये कोशिका है, ऐसे लगता है जैसे को भाई साहब किसी ने अंडे को जो है भाई साहब फ्राई करके जो है उससे ऑमलेट बना दिए भाई साहब, उसी तरह से नजर आ रहा है। ऑमलेट भी इसी तरह से नजर आता है, बिल्कुल उसी की तरह नजर आ रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए करने वाला बैक्टीरिया है? एकदम इजी क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। सहजीवी बोला गया है। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं जी। सहजीवी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सहजीवी पूछा गया है। और यहां पे बहुत सारे लोगों ने इस शब्द के ऊपर ध्यान नहीं दिया है और उनका गलत हो गया है ये क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका राइजोबियम रहेगा। क्या रहेगा? राइजोबियम, क्योंकि हमने पढ़े हैं कि अजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं भाई साहब, ये स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्र रहते मतलब ये अकेले रहते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही बनाएंगे, खुद ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, खुद ही खाना बनाएंगे, बराबर है। पर राइजोबियम जो होता है भाई साहब, ये होते हैं आपके पेड़ के जड़ों जो होते हैं उनमें गांठिया जो होते हैं, वहां पर ये राइजोबियम आपको मिलता है। माने कि ये कैसा है जी? सहजीव संबंधी है। और उसी तरह से कोई मुझे बता सकता है कि कवक, फंगी और जो पेड़ों के जो रूट्स माने की जड़े होते हैं, इनके बीच में भी एक सहजीव संबंध होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसका नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और उसी तरह से फंगी फंगी और अलगी माने कि शैवाल, इन दो भी, ये दो जीव भी सहजीव संबंध होते हैं। उनको क्या बोला जाता है? देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर कर पाते हैं। इसे क्या बोलेंगे जी? फंगी और रोड्स, तो इसे बोलेंगे हम माइकोरिजिया। इसको क्या बोलेंगे? माइकोरिजिया बोलेंगे। माइकोरिजिया का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई कवक किसी पेड़ के जड़ों के साथ मिलकर रहने लगते तो उनको बोलेंगे माइकोरिजिया। और वही अगर फंगी और अलगी की बात करता हूं तो भाई साहब ये इसे क्या बोलेंगे? लाइकेन बोलेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसके ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। इसी तरह से आपको आंसर देते देते जो है आगे बढ़ते रहना है। सभी लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया, चलो बताओ जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंगी इज ट्रू? कवक के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है, ये आपको बताना है। ये हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताओ। फंगी आर प्रोकैरियोटिक्स, सही बात है क्या जी? नहीं, ये गलत है। फंगी कैसे होती है? ये होते हैं आपके यूकैरियोटिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक्स। उनके ऊपर कोशिका भित्ति होती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। ये सही है क्या जी? नहीं, ये भी आपका गलत है। फंगी के ऊपर जो होता है वो काइटिन से बना हुआ जो है वो आपका सेल वॉल रहेगा। फंगी ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन बाय द एब्जॉर्प्शन, मान की पोषण अवशोषण द्वारा करते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, कुछ लोग जो बोल रहे हैं वो सी बोल रहे हैं और कुछ लोग जो बोल रहे हैं वो ई बोल रहे। थोड़ा सा एक बार डिसाइड कीजिएगा हमने क्या बोला है। फंगी मान की कवक एक प्रकार के परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। और वो क्या करते हैं जी? वो एक काम करते हैं कि कोई भी बॉडी अगर मर चुकी है, मरा हुआ कोई शरीर है, माने कि कोई डेड ऑर्गेनिज्म अगर उनको मिल जाता है तो वो क्या करते हैं? उनको पहले तो वो सड़ाते हैं। क्या करते हैं? पहले सड़ाते हैं, माने कि उनको डिग्रेड करते हैं। और डिग्रेड करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स वो जो बाहर निकलते उनको एब्सॉर्ब करते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर रहेगा। देखो उनका कैसे होता है, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ का बड़ा तना है। ये भाई साहब गिर गया है, ठीक है, ये गिर गया है और ये सड़ने लगा है, ठीक है, सड़ने लगा है। मान लीजिए इसके ऊपर जो है कोई फंगस यहाँ पे उग गई, इस तरह से फंगस उग गई है, ठीक है, इस तरह से फंगस होती है, ठीक है, फंगस उग गई। फंगस क्या करेगी? ये जो इसका शरीर है उसको सड़ाएगी। मान लीजिए ये उसके जड़े है, ये उसके जड़े है, ये उसको सड़ाएगी। एक बात मुझे बताए, सड़ाने का मतलब क्या होता है? सड़ाने का मतलब क्या होता है? इस पेड़ के अंदर क्या है जी? इस शरीर के अंदर क्या है? कार्बन मटेरियल है।
कार्बन मटेरियल है, बराबर है, वो उसको सड़ाकर अकार्बनिक मटेरियल में जो है, अकार्बनिक मटेरियल में जो है वो कन्वर्ट करेगी। अकार्बनिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कार्बन अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया, फास्फोरस अलग हो गया, नाइट्रोजन अलग हो गया, इन सभी को अलग करना माने कि फर्मेंटेशन हो गया। फिर ये जो तत्व उनको मिल रहे हैं, फिर ये इनको क्या करेंगे जी, एब्सॉर्ब कर लेंगे, माने कि अवशोषित कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर हो गया है। तो ये आपका सही उत्तर रहेगा अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से जा रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी। सभी को क्लियर हो गया है क्या जी? एक बार सभी लोग जो है इसके बारे में बताएंगे, सभी को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। और उसी तरह से मुझे बताएंगे कि इस फंगी के ऊपर जो हमने पोषण विधि पढ़े थे, उस पोषण विधि का नाम बताएंगे। ये कैसे होते हैं जी? ये मृतजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतजीवी होते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइट बोलेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4.2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को फोड़ पाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिया गया है एनसीईआरटी से। कहां से लिखा है? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से लिया गया क्वेश्चन है। चलो बताओ जी, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की एक विशेषता है जो उन्हें अद्वितीय बनाती है, माने कि जिनको सबसे यूनिक बनाती है? तो इसका आंसर क्या है? हमने पढ़ाए थे भाई साहब कि वायरस को जो है ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है, और वो उनको ऐसा आशीर्वाद, ऐसा अमृतत्व प्राप्त हुआ है कि जब वो शरीर के बाहर होते हैं तो भाई साहब कैसे होते हैं? मरे हुए होते हैं। और जिससे ही किसी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए वो जिंदा हो जाते हैं। माने कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। और उसी तरह से सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे, जो हमने जीवों का वर्गीकरण देखा है, हमने जीवों का वर्गीकरण देखा है, उस वर्गीकरण में ये वायरस विषाणु कौन से वर्ग में आते हैं? सभी लोग इसका भी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। चलिए बताइए जी। जी बिल्कुल, वो जीवित और हाँ अजीवित दोनों की उनके अंदर विशेषता होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा कि विषाणु मान की वायरस ये किसी भी वर्ग में नहीं आता है, किसी भी वर्ग में नहीं आता है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। सभी लोगों ने सही उत्तर किया है कि वायरस माने कि विषाणु किसी भी वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, और उसी तरह से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। और वायरस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी जो है आजकल एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ रोगों का नाम लिखता हूं, सभी लोग मुझे बताएंगे कि विषाणु के वजह से होता है कि बैक्टीरिया के वजह से होता है। सबसे पहला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बीमारी है जिसे बोलते हैं हम टीबी। उसके बाद सभी लोग मुझे बताएंगे पोलियो किससे होता है। उसके बाद सभी लोग मुझे बताएंगे हेपेटाइटिस, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं या पीलिया बोलते हैं, ये किसके वजह से होता है। और उसी तरह से जो कोविड आया था भाई साहब, वो कोविड वाला वायरस कौन सा था। और उसी तरह से एक और बीमारी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, उस बीमारी का नाम क्या है जी? वो है आपकी हाँ कोलेरा। कोलेरा, ये सभी बीमारियां आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग, मैं आशा करता हूं कि सभी को इसके बारे में पता है। टीबी किसकी वजह से होता है, पोलियो किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है, कोविड किसकी वजह से होता है, कोलेरा किसकी वजह से होता है, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और उसी तरह से मुझे सभी लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं लंग कैंसर की, अगर मैं बात करता हूं लंग कैंसर की, तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये लंग कैंसर कौन से जीवाणु के वजह से, सॉरी कौन से ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है? वायरस के वजह से होता है कि बैक्टीरिया के वजह से होता है? ये वायरस की वजह से होता है कि बैक्टीरिया की वजह से होता है? चलो बताओ, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। लंग कैंसर, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि ये सर वायरस के वजह से होता है, बराबर है ना? सभी लोग इसको बोल रहे हैं कि वायरस की वजह से होता है, बराबर है। तो लंग कैंसर, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लंग कैंसर ना ही किसी वायरस के वजह से होता है और ना ही किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है, एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं, माने कि हमारे वातावरणीय जो पदार्थ होते हैं उनके वजह से होता है।
मान कि इन्वायरमेंट के पोल्यूशन के वजह से होने वाला डिसीज है जिसे हम लंग कैंसर बोलते हैं, बराबर है। और इसके लिए बहुत सारे रीजन भी होते हैं, उसमें से सबसे बड़ा रीजन अगर दुनिया में देखा जाता है तो वो है आपका स्मोकिंग। कौन सा है? स्मोकिंग, माने कि धूम्रपान जो करता है उनको लंग का कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है। और उसी तरह से सेकंड रीजन जो देखा गया है लंग कैंसर का, हमने पढ़े हैं एक भारी गैस जो आपके वातावरण में ना पाकर वो जमीन के अंदर पाई जाती है, वो भारी गैस जिसका नाम क्या है? रेडॉन। जिसका नाम क्या है? रेडॉन। ये गैस के वजह से भी लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। और मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर 100% जो बच्चे हैं वो गलत करने वाले हैं। देखते हैं कौन उसका सही उत्तर करता है। चैलेंज करता रहा लो, क्योंकि इस क्वेश्चन का अभी तक किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया है। देखते हैं कौन इसका सही उत्तर करता है। बहुत बढ़िया, चलो बताओ जी। The term phycology refers to the study of group of organism। क्या बात है भाई साहब, आपको पता था? क्या बात है। जिन जिन लोगों ने फंगी ये उत्तर दिया है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आपका आंसर क्या रहेगा? अलगी इज द करेक्ट आंसर। अलगी माने कि शैवाल जो है आपका सही उत्तर रहेगा। बहुत बढ़िया जी, अलगी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। फंगी को, फंगी की अगर हम स्टडी बोलते हैं तो उसे हम फाइकोलॉजी नहीं जी, उसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कवक माने की फंगी, और फाइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अलगी। क्या होता है? अलगी। सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये अलगी जो यहां पर मैंने लिखा है उस अलगी का पोषण विधि क्या रहेगा? ये अलगी कौन से ग्रुप में आती है? पहला क्वेश्चन। अलगी में सभी लोग मुझे बताएंगे कि इनका पोषण विधि कौन सा होता है? पोषण विधि कौन सा होता है? चलिए बताएंगे सब लोग, इसका आंसर एक एक करके बताएंगे जी। मैंने पूछा है कि अलगी कौन से ग्रुप में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा अलगी। जी बिल्कुल सही बात बोले आपने। अलगी कहां पर आते हैं जी? ये गिने जाते हैं प्लांट किंगडम में। किसमें गिने जाते हैं? प्लांट किंगडम में गिने जाते हैं। और उसमें भी एक ग्रुप हमने पढ़ा था थाइलोफाइटा, बराबर है। उस थाइलोफाइटा के अंदर जो ये अलगी माने की शैवाल होता है। और उसी तरह से मैं अगर आपको इसका पोषण विधि बताऊंगा तो जनरली जितने भी अलगी पाए जाते हैं उन सभी के अंदर क्या होता है जी? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। माने की वो कैसे रहेंगे जी? चलो बताओ, माने की वो कैसे रहेंगे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अगर मैं क्लोरोफिल पिगमेंट उनके अंदर पाता हो तो ये कैसे रहेंगे जी? ये रहेंगे आपके स्वपोषी रहेंगे। कैसे रहेंगे? स्वपोषी रहेंगे, माने कि वो ऑटोट्रोफिक इन नेचर होते हैं। क्लियर है जी? क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक छोटा सा टेबल में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये सभी और उनकी जो ब्रांच ऑफ स्टडी है उसके बारे में। सभी लोग जो है एक एक करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? चलो, मैं अगर बैक्टीरिया की बात करता हूं, जीवाणु की बात करता हूं, तो बैक्टीरिया की स्टडी करने वाली जो विज्ञान की शाखा होती है उसे बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। मैं अगर वायरस माने की विषाणु की अगर मैं बात करता हूं तो विषाणु की पढ़ाई करने वाला जो विज्ञान की शाखा उसे वायरोलॉजी बोला जाता है। अगर मैं फंगी माने की कवक की पढ़ाई करता हूं तो कवक की पढ़ाई की जाती है माइकोलॉजी में। अलगी माने की अगर मैं शैवाल की पढ़ाई कर रहा हूं तो शैवाल की पढ़ाई की जाती है फाइकोलॉजी में। अगर मैं प्लांट्स की पढ़ाई करता हूं तो उनको बॉटनी, और एनिमल की पढ़ाई करोगे तो उसे जूलॉजी बोला जाता है। क्लियर है इसका बारे में? एकदम सिंपल सिंपल है, पर याद रखना है अक्सर यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में। बाकी तो हम सभी को पता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका भी क्वेश्चन का आंसर कर देंगे जो बीपीएससी एलडीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑकर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके आपके एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है। आपके एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है? एग्जाम्पलर में भी दिया है और यहां पर भी आया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने सी उत्तर क्लिक किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्लाइकोलिसिस नाम की प्रोसेस जो होती है भाई साहब, ये किसी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है जी। ये होती है आपकी साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। मैंने बहुत बार आपको बोला है इसके बारे में, मैंने बहुत बार बोला है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस बताओ। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइको माने कि ग्लूकोज,
माने कि होता है ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लूकोज को किसमें तोड़ा जाता है? ये तोड़ा जाता है आपके पायरुविक एसिड में। किसमें तोड़ा जाता है? पायरुविक एसिड में। और ये पायरुविक एसिड में तोड़ना, ये प्रोसेस कहां पर होती है जी? ये होती है आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। किसमें होती है? साइटोप्लाज्म, जिसे बोलेंगे हम कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। तो जिन जिन लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया ये आंसर दिया है, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर होता, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस होती है? देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस के बारे में आपने बताया कि वो कहां पर हो रहा है? वो हो रहा है आपके साइटोप्लाज्म में हो रहा है, माने कि कोशिका द्रव्य में हो रहा है, बराबर है। अब सभी लोग मुझे बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस होती है, चलो बताओ। बहुत बढ़िया जी, तो पहला उत्तर आया जी, वो था आपका क्रेब्स साइकिल। कौन सा था? क्रेब्स साइकिल। और दूसरा था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइकिल। ठीक है, ये दो साइकिल, माने कि ये दो चक्र जो होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर मैं वायवीय श्वसन की बात करता हूं, तो वायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं जी? वो बनते हैं आपके 36 एटीपी बनते हैं। और ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो हमारा कोशिका द्रव्य है, इसमें कितने बनते हैं जी? इसमें आपके 2 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए फिर से बिहार एपीओ जीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, या इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे जी, फास्ट। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर कमेंट करते रहना पड़ेगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। रक्त समूह ओ निम्न में से किस समूह को दिया जाता है? तो यह याद रखेगा, ओ को ही हम क्या बोलते हैं जी? इसे ही बोलते हैं सार्वभौमिक दाता बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं? ये सार्वभौमिक दाता है। सार्वभौमिक दाता का मतलब क्या है जी? ये यूनिवर्सल डोनर है। किसका है? यूनिवर्सल डोनर है। और यूनिवर्सल डोनर हर किसी को दे सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर डी। और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कौन सा ब्लड हम किसको दे सकते हैं। सभी लोग इस फिगर के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। और ये डायग्राम जो है, एक बार आपने समझ ली तो भाई साहब जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले आता है किसका जी? एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर मैं ओ की बात करता हूं, तो ओ में ओ को दे सकता हूं, बी ए को दे सकता हूं, बी और ए बी सभी को दे सकता हूं, बराबर है। माने कि इस तरह से जोड़ी लगी। मैं अगर बात करता हूं ए की, तो ए उसके सामने वाले को दे दो भाई साहब, उसके सामने वाले को दे दो, और सबसे नीचे वाले ए बी को दे दो। हमेशा ये जोड़ी आपको ध्यान में रखना। देखो, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस डायग्राम को याद कर लिया, और या एक बार निकाल के देखो, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर मैं ओ की बात करता तो ओ सभी को देना है। ए की बात करता हूं तो ए आपके सामने वाले को दे दो और सीधा ए बी को जोड़ दो। मैं अगर बात करता हूं बी की, उसके सामने वाले को दे दो और ए बी को जोड़ दो। अगर मैं बात करता हूं ए बी की, तो ए बी किसका बचा है? सिर्फ ए बी के साथ बचा है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब सभी लोग मुझे बताएंगे कि किसी का रक्त अगर ए है तो वो किसको किसको दे सकता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे जी इसका। बताओ, अगर मैं ए ब्लड ग्रुप के बारे में बोल रहा हूं तो ये किसको किसको दे सकता है जी? शिवांगी जी, आप नीचे नंबर चल रहा है उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है आपको पूरा टेक्निकल असिस्टेंट मिल जाएगा कि आपको कौन सी बैच लेना है, क्या लेना है, सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि अगर मैं बात करता हूं ए ग्रुप की, तो मैं किसको दे सकता हूं? ए बी को दे सकता हूं और ए को दे सकता हूं, बराबर है। तो आपको ध्यान रखना है, ए सिर्फ मैं ए को दे सकता हूं और ए बी को दे सकता हूं, बराबर है। मैं वही अगर मैं बात करता हूं बी की, तो बी ब्लड में किसे दे सकता हूं? उसके सामने वाले को, बी को और ए बी को दे सकता हूं, बी को और ए बी को दे सकता हूं। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। पर अगर आपको पूछा जाता है, मान लीजिए मैं पेपर सेटर हूं और मैं चाहता हूं कि इस बार बीपीएससी में सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग होना चाहिए, तो मैं पूछूंगा, सभी लोग मुझे बताएंगे कि ए बी प्लस ब्लड ग्रुप किसे दे सकते हैं। यह क्वेश्चन ऐसा है कि भाई साहब सभी लोग यहां पर फंस जाते हैं। चलो बताओ, आंसर करेंगे सभी लोग। ए बी प्लस ग्रुप
ए बी प्लस ये ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो वो किसको खून दे सकता है? तो इतना हमें कंफर्म है कि वो सिर्फ ए बी को दे सकता है। यहां से आपका कंफर्मेशन क्लियर हो गया। फिर आपको सोचना है कि ये प्लस को देगा कि माइनस को देगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ए बी प्लस ग्रुप अगर किसी का है तो वो किसको दे सकता है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ ए बी प्लस वाले को ही दे पाएगा, ए बी प्लस वाले को ही दे पाएगा। पर अगर आपको पूछा जाता है ए बी निगेटिव ये ब्लड ए बी निगेटिव ये ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो वो किसे दे सकता है जी? चलो बताओ, चलो बताओ जी। बिल्कुल, ए बी प्लस जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ए बी प्लस, अगर मैं ए बी निगेटिव की बात करता तो याद रखेगा हमेशा निगेटिव ब्लड ग्रुप हम पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, पर पॉजिटिव वाला हम निगेटिव वालों को नहीं दे सकते। ये एक मूल मंत्र है, इसे ध्यान में रखना है। माइनस प्लस को चलता है जी, पर प्लस माइनस को नहीं चलेगा। तो ये ए बी जो है ये प्लस वाले को और माइनस वाले को दोनों को भी दे सकते हैं। क्लियर है? आपको नजर भी आ रहा है? ए बी माइनस ब्लड ग्रुप इसको और इसको दे सकते हैं, इसको मतलब ए बी प्लस ए बी माइनस। ये आपको ध्यान में रखना, ए बी प्लस ए बी माइनस। क्लियर है? क्लियर है? सबको समझ में आ गया है जी? चलो बहुत बढ़िया। इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो बताओ। हाँ, उसके बाद एक और बात ध्यान में रखनी, देखो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर देता पूरा डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड ग्रुप एक्चुअली बनते कैसे। देखो सभी को पता है कि हमारे शरीर में क्या होते हैं जी? हमारे शरीर में होती है आपकी आरबीसी। क्या होती है? आरबीसी। और इस आरबीसी के ऊपर जो है कुछ एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगर वो उनके ऊपर है तो ऑब्वियस है उसके वजह से ब्लड ग्रुप अलग हो जाता है, अगर नहीं है तो उसकी वजह से। माने कि हमारे आरबीसी की कोशिका जो है उनके ऊपर पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसके वजह से हमारे ब्लड ग्रुप बड़े हैं। और इनके बारे में बताने वाला सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? वो थे हमारे लैंडस्टेनर जी। कौन थे? लैंडस्टेनर जी, जिन्होंने सबसे पहले ए बी और ओ ये तीनों ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। क्लियर हो गया यहाँ पे? और उसके बाद अगर इसमें और डिटेल में अगर जाए तो एक होता है आपका आरएच फैक्टर। क्या होता है? आरएच फैक्टर माने कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे एक बात आता है कि किसी का ब्लड पॉजिटिव कब होता है जी, कब नेगेटिव होता है। तो इसके बारे में डिसाइड लेते हैं कि हमारे जो आरबीसी होती है उसके ऊपर जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम रिसस बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं रिसस फैक्टर। क्या बोलते हैं? रिसस फैक्टर बोलते हैं। अगर किसी की कोशिका के ऊपर मान लीजिए ये आरएच फैक्टर आपको नजर आ रहा है, ये प्रोटीन आपको नजर आ रहा है, माने कि ये ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। अगर आपके आरबीसी के ऊपर ये प्रोटीन नहीं है, इसका मतलब आपका आरबीसी कैसा है जी? ये आपका निगेटिव है। कैसा है? निगेटिव है। एकदम सिंपल। बहुत बढ़िया रेशमा, परवीन जी ने बोला है कि लैंडस्टेनर जी ने जो एबीओ नाम का ब्लड ग्रुप खोज के निकाला था वो सबसे पहले कौन से जानवर के ऊपर टेस्ट किए थे जी? किनके? मंकी, बंदर, हमारा पूर्वज, हमारे बड़े चाचा जी का लड़का। बराबर है? समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन इसके सही उत्तर कर पाता है। चलो ये पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बताओ, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को ए रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त प्रदान कर सकता है? ए किसे दे सकता है? बहुत बढ़िया जी, दोहे को दे सकता है। याद आ रहा है? ओ ए बी ए बी बराबर है ओ ए बी ए बी। तो हमें क्या करना है? आगे वाले से जोड़ी करना है। ए को आगे वाले से जोड़ी लगाना है और नीचे वाले से जोड़ी लगना है। माने कि ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। माने कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा। बराबर है? बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी आंसर कर देंगे। यहां पे बोला है बी के बारे में। चलो बताओ, फिर से एक बार जोड़ी लगाते हैं। ओ ए बी ए बी और यहां पे भी लिख सकते हैं ओ ए बी ए बी। ठीक है, मान लेते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है तो बी की जोड़ी आगे वाले से और नीचे वाले से। तो बताओ किसको दे सकते हैं? बी वाले को दे सकते हैं
और ए बी वाले को दे सकते, तो ऑब्वियस है आंसर। बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्वेश्चन आपको बोला गया है कि बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, बी किससे खून ले सकता है, बी किससे खून ले सकता है, तो बी जो है वो बी से खून ले रहा है और ए से खून ले सकता है। किससे ले सकता है, ओ और बी से ले सकता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। यहां पे बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिए जी, यहां पे बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिए हैं। रिसीवर पूछा गया है, यहां पे क्या पूछा गया है, रिसीवर पूछा गया है, किससे ले सकता है। तो बी किससे किससे ले सकता है, ये ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है, ए बी से नहीं ले सकता है। बराबर है, सभी लोग करेक्ट कर लेंगे एक बार, सभी लोग एक बार करेक्ट कर लेंगे। हो गया ना खेला जी, बिल्कुल। यहां पे देखो क्या पूछा गया था, यहां पे बोला गया था किसको दे सकता है ना, डोनेट कर सकता है। और यहां पे पूछा गया है आपको कि किससे ले सकता है। हो गया ना, क्लियर है यहां पे। चलो बहुत बहुत बढ़िया। अब इसे भी हिंदी में लिखना पड़ेगा। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। सभी लोग मुझे बताएंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप किससे किससे खून ले सकता है। चलो बताओ, ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं वो किससे खून ले सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले किससे खून ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये किससे ले सकते हैं, सभी से ले सकते हैं, सभी से, सभी से, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक एक्सेप्टर बोलते हैं, माने कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, यूनिवर्सल इसे एक्सेप्टर बोला जाता है। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है एसएससी में, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। बस एक ऑप्शन जो है मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ई वाला। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। एबीओ रक्त समूह प्रणाली किसने खोज निकाली थी, तो वो थे आपके कार्ल लैंडस्टेनर। कौन थे, कार्ल लैंडस्टेनर जी थे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने क्या किया था, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उस वैज्ञानिक का नाम था भाई साहब जिन्होंने ऐसा आविष्कार किया जिसकी वजह से दुनिया अभी भी जी रही है। कोई बता सकता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के जो वैज्ञानिक होकर गए उन्होंने कौन सी खोज निकाली थी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी को पता है ना। उसी तरह से मुझे बताएंगे कि ये विलियम हार्वे कौन थे, विलियम हार्वे कौन थे। इन्हें सर्कुलेटर बोला जाता है, संचारक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम थी, माने कि जो हमारी रक्त संचार प्रणाली है, जो रक्त संचार प्रणाली, इसके बारे में स्टडी करने वाले और उसको डिटेल में बताने वाले पहले वैज्ञानिक जिनका नाम था आपका विलियम हार्वे। कौन था जी, विलियम हार्वे, वो वैज्ञानिक का नाम था। और ये रहे आपके विलियम हार्वे जी, और ये रहे आपके कार्ल लैंडस्टेनर जी जिन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। हाँ फिर बताओ, देखो ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी से उठाकर लिखा दिया मैंने, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बस ऑप्शन नंबर ई जो है मैंने मेरे मन से लगा दिया। चलो बताओ इसका आंसर। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर ई उत्तर हो सकता नहीं है। बराबर है, तो चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा हमारा बंदर मामा। कौन रहेगा, बंदर मामा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन रक्त समूह प्रकार निर्धारित करता है। कौन करेगा, आरबीसी करेंगे। कौन करेंगे, आरबीसी करेंगे। बराबर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए कुछ लोगों के कमेंट आए थे, जैसे कि मैंने कल भी बोला था आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, जिन लोगों ने कमेंट किए थे उनके कमेंट में यहां पर दिखा रहा हूं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्रिया जी ने एक कमेंट किया था कि सर न्यूटन्स लॉ ऑफ लाइट और लाइट के बारे में जो सारे क्वेश्चन ले ले। उसके बाद जो है उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी लीजिए, ऐसे पांडे जी का कहना था। और उसी तरह से एक और कमेंट आया था
कि सर प्लीज एक क्लास वेक्टर और स्केलर के ऊपर लीजिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सभी लोग इसके ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको कौन से जो टॉपिक में प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है, डेली में। और उसी तरह से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 60% का ऑफर चल रहा है, 60% का ऑफर चल रहा है। आप सभी लोग इस ऑफर का फायदा लेकर हम टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी और भी मजबूत और भी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। सभी लोग इसका जरूर फायदा लेंगे, जल्दी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि जल्दी ही आपके बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, ठीक है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किस वस्तु का त्वरण सीधे अनुपात में होता है? According to Newton's second law of motion, the acceleration of an object is directly proportional to do. चलो बताओ, अगर यहाँ पे पूछा गया है न्यूटन का दूसरे गति के बारे में पूछा गया है, तो न्यूटन के दूसरे गति के हिसाब से जो सीधे अनुपात में होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गलत करने वाले, इतना मैं बता देता हूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बस एका दुक्का लड़का होगा या अभ्यर्थी जो इसका सही उत्तर दे पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन था इस बार का। एक्सेलरेशन के बारे में बोला गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फोर्स डिवाइड बाय मास आ जाएगा, मान कि फोर्स इनटू मास का इनवर्स आ जाएगा। तो यहां पर देखो क्या बोला गया है, वस्तु पर लगने वाले बल के साथ सीधे अनुपात में, एग्जैक्टली सही उत्तर है, वस्तु पर लगने वाले बल के साथ सीधे अनुपात में है ना। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स बोला गया है, ये एग्जैक्टली सही है। उसी तरह से द इनवर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मास, माने कि ये जो त्वरण है ये मास के इनवर्स के साथ भी है, मास का जो इनवर्स है इसके साथ भी सीधे अनुपात में है। ये दोनों भी ऑप्शन आपके सही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर द करेक्ट आंसर। और बीपीएससी ने भी वही इसका उत्तर दिया है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। चलो एक बात मुझे बताओ, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को बीपीएससी के पेपर में पढ़ा है? वो सभी लोग एक बार हाथ ऊपर करेंगे। और पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, चेतावनी भी दी थी कि बीपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछकर आपको इस बार फंसाने को लेकर जाने वाला है। क्लियर है जी? बिल्कुल जी। हुक्म इक्का जी ने बोला कि सर केमिस्ट्री के क्वेश्चन लाए, भी बिल्कुल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा जी। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपकी जो भी क्वेरीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 9 चैप्टर 9वीं कक्षा, उसमें एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद ही आंसर करेंगे जी। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? बल सदिश राशि है, फोर्स सदिश राशि रहेगी। बताओ, उत्तर करेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, बराबर है। किसी भी वस्तु का जड़त्व केवल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता, ये गलत बात है। कोई बता सकता है ये कौन से न्यूटन के नियम के हिसाब से बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई साहब, कौन सा है? न्यूटन का पहला नियम। कौन सा है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो इसके हिसाब से वो बोल रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि कोई चीज अगर आपकी स्थिर वाली दशा में है वो स्थिर ही रहेगी, अगर वो कंटिन्यूअसली चल रही है तो कंटिन्यूअसली चलती भी रहेगी। ये कब तक होगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई बाह्य बल उसके ऊपर एक्ट ना करे, और उसे ही बोला जाता है जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? जड़त्व का नियम बोलते हैं। और यही जड़त्व का नियम को मापने के लिए सबसे अधिक किसके ऊपर निर्भर होते हैं? वो निर्भर होते हैं आपके द्रव्यमान के ऊपर। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये एक फुटबॉल है, ठीक है, एक फुटबॉल है, और ये दूसरा भी फुटबॉल है, ये दूसरा भी फुटबॉल है। बस दोनों में अंतर यह है कि ये जो है भाई साहब ये प्लास्टिक का है। किसका है? प्लास्टिक का है। और ये जो है भाई साहब ये बना है लोहा से बना है।
एक बात मुझे बताओ भाई साहब, एक बात मुझे बताओ, हमारा बंटी जी बबली जी को इंप्रेस करने के लिए भाई साहब पहली बार लात मारता है प्लास्टिक को, है ना, पहली बार आपका लात मारता है प्लास्टिक वाले बॉल को, है ना, ये मजा आएगा। चलो इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। ये प्लास्टिक वाला बॉल है और ये भाई साहब लोहे से बना बॉल है, पर दोनों को वो पहचान नहीं पाता है। बंटी जी ने पहली लात मारी किससे जी, वो लात मारी प्लास्टिक वाले बॉल को, तो प्लास्टिक का बॉल साहब भुर तरह से उड़ गया। कैसे उड़ गया? भुर तरह से उड़ गया। और इसे देखकर बबली जी बड़ी इंप्रेस हो गई भाई साहब, है ना, बबली जी बड़ी इंप्रेस हो गई। बंटी जी और जोश में आ गए, बंटी जी और जोश में आ गए, और जो जोश में भाई साहब उन्होंने लोहे के बॉल को लात मार दी। हाय रे, क्या दर्द हुआ होगा। जस्ट इमेजिन करो कि जैसे ही लात मारी, लोहा तो यही रहा, बंटी की जी लात जो है भाई साहब वो बाहर आ गई। बंटी जी की लात जो वो बाहर आ गई। एक बात मुझे बताओ, यहां पर अंतर किस में आया है? रंग में? जी बिल्कुल भी नहीं। साइज में? बिल्कुल भी नहीं। अंतर इसमें आया है कि इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान ज्यादा है। द्रव्यमान ज्यादा मतलब इसे इसके जगह से हिलाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। मान कि अगर मैं बोलू द्रव्यमान अगर ज्यादा होता है तो ये ज्यादा होने के बाद क्या मैं बोल सकता हूं कि उसका जड़त्व भी ज्यादा रहेगा? कितने लोग इस बात को मानते हैं? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि किसी चीज का अगर मान लीजिए द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी कैसे रहेगा? ज्यादा रहेगा। बराबर है। तो इसीलिए पहला पॉइंट आपका सही है। और दूसरी बात जो बोलिए कि सिर्फ और सिर्फ गति की अवस्था, तो ये आप सभी को पता है गति की अवस्था होती है क्या जी? नहीं, वो जगह पर से उसको हिलाना भी एक जो है जड़त्व को जो है वो विरोध करता है। बराबर है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहां पर देख पा रहे हो आप, ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हो कि जितना ज्यादा मास, जितना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा उसका जड़त्व भी क्या रहेगा जी? उतना ही ज्यादा होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये बात आप देख सभी को पता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर अपनी जगह पर है तो उस जगह उस अपनी स्थिति को मेंटेन करने की जो कोशिश की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं या इनर्शिया बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। सभी लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे अपने कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या रहेगा? चलो जल्दी से, इसके बाद रैपिड फायर सेशन लेने वाला हूं, उसके लिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे जी। द टर्म, जी बिल्कुल, लाइफ विद अलीना जी। आपको बताना चाहूंगा कि हमारी बैच जीके, जीएस और सेपरेट साइंस के लिए भी अवेलेबल है, आप उसे भी ले सकते हैं। चलो सभी लोग जो है इसका भी आंसर कर देंगे। एटीपी शब्द कोशिका में निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सभी को पता है जी, एटीपी को हम क्या बोलते हैं? इसे ऊर्जा की इकाई बोली जाती है। अब सभी लोग जो है तैयार हो जाएंगे हमारी हमारी रैपिड फायर वाली सेशन के लिए। सभी लोग एक बार तैयार हो जाएंगे हमारी रैपिड फायर सेशन के लिए। बहुत बढ़िया। और उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि शाम के टाइम पे आपका एक 5 बजे सेशन होने वाला है, जहां पर बीपीएससी, केवीएस, सीटेट, यूपीटेट, डीटीपीएसबी, आरआरबी सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए जो हमारे विज्ञान के क्वेश्चन है उनकी मैं रिवीजन लेने वाला हूं। सभी लोग, अगर आपको लगता है कि हमारे भारत में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सभी के विज्ञान के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट अगर है, तो आप आज शाम 5 बजे जरूर जुड़ जाएंगे। कल मेरी तबियत ठीक ना होने की वजह से कल मैं सेशन नहीं ले पाया, पर मैं आज पूरा ट्राई करूंगा कि आज 5 बजे का क्लास हो जाएगा। ठीक है, चलो रैपिड फायर के लिए तैयार हो जाएंगे। जो तैयार है सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? चलो बताइए जी। हाँ बिल्कुल, तहसीन बाबू जी बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? द स्वीट टेस्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन टंग इज सेंसिटिव। इसके बारे में हमने परसों वाले सेशन में पढ़े थे। चलो बताओ, अगर मैं मीठी टेस्ट की बात करता हूं तो वो कहां पे होती है जी? टिप में होती है, सबसे नोक पर होती है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। स्वाद के लिए मानव जीभ का कौन सा हिस्सा सबसे कम संवेदनशील होता है? चलो बताओ जी, सबसे कम संवेदनशील वाला हिस्सा कौन सा होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका मिडल पार्ट। जो मध्य भाग होता है उसमें टेस्ट बर्ड्स कम होती है और उसके वजह से वो सबसे कम संवेदनशील होता है सभी टेस्ट के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। द गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, किसी भी केमिकल प्रक्रिया में, रासायनिक प्रक्रिया में अगर ऑक्सीजन की प्राप्त किया जाता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और उसी तरह से अगर हाइड्रोजन को अगर प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे इसका भी उत्तर। क्लियर है? चलो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। सभी लोग चौथे क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। किसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है? एकदम इजी क्वेश्चन है जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आशा करता हूं ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दे पाएंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पांचवा क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर। कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिसीज होता है? थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पर सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। चलो बताओ। व्हाट कंडीशन इज कॉज बाय द कैल्शियम डिफिशियंसी? कैल्शियम की कमी के से वजह से कौन सा डिसीज? हाइपोकैल्शियमिया होता है, एनीमिया होता है, गॉइटर होता है कि ऑस्टियोमेलासिस होता है? तो सभी लोगों ने सही उत्तर किया। इसका आंसर रहेगा आपका ऑस्टियोमेलासिस। ऑस्टियोमेलासिस में हमारी बोन की हड्डियां जो होती है ना भाई साहब, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी खो बैठते हैं वो। बराबर है? चलो सभी लोग आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि आयोडीन की कमी की वजह से कौन सा डिसीज होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर रहेगा, इसका आंसर रहने वाला आपका गॉइटर। क्या रहेगा? गॉइटर, जिसे हम घेंगे के नाम से जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। अगर मुझे लोहे में जंग लगाना है तो उसके लिए कौन सी, किसकी आवश्यकता रहेगी? क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी? जी बिल्कुल, मान कि इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। बहुत बढ़िया। यहां पे देखिए अब्सेंस बोला गया है, यहां पे प्रेजेंस ऑफ CO2 का काम नहीं है, अब्सेंस ऑफ वाटर होता ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? सभी लोग जल्दी से इसका भी आंसर कर देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या उत्तर रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर कर पाता है। चले जी। बहुत बढ़िया जी, वॉशिंग सोडे के बारे में बोला गया है। वॉशिंग सोडे का फार्मूला क्या रहेगा जी? ये रहेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या रहेगा? सोडियम कार्बोनेट इसका सही उत्तर रहेगा। और उसी तरह से ये 10वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। ठीक है, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द हाईएस्ट एनर्जी? और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और सभी लोग जो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। ये सभी के लिए एज ए होमवर्क रहेगा, सभी लोग इसका आंसर लिख देंगे। और उसी तरह से मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको अगर किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि अगर आप पेड क्लास ले चुके हो तो उसके साथ भी अगर पेड क्लास नहीं लिए उस टाइम पे भी आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, ताकि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक और बाकी के टॉपिक के ऊपर जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ये आप सभी के लिए एक तोहफा रहेगा मेरी ओर से, टीचिंग परीक्षा की ओर से। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई और आपका जो विजय होगा उसमें हमारा हाथ और आपकी मेहनत दोनों भी साथ रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।